हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी। हम पढ़ेंगे अपना अध्याय जिसका नाम है कामचोर। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय लेंगे। तो नौकरों को निकालने के बाद घर के बच्चों से काम लेने का निश्चय किया गया और तनख्वाह देने के लालच में बच्चों ने काम करना क्या शुरू किया कि पूरे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया। क्या कामचोरों को काम पर लगाने की युक्ति सही साबित हुई। लेखक ने बच्चों की अति उत्सुकता को बड़ी ही व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो आइए हम भी इसका आनंद उठाते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। तो यहाँ मोटे मोटे किसके लिए कहा गया, बच्चों के लिए कहा गया। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहीं के। तो तय हुआ कि अब नौकरों को निकाला जाए और बच्चे ही काम करेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। अर्थात बोला गया कि तुम हिलकर पानी भी नहीं पीते। तो हमें लगा कि हिलकर पानी पीने में हर्जी क्या है, वो भी कर लेंगे। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो है नहीं, अर्थात किसी से दबने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुरहाइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अम्मा ने फरमान जारी रख दिया कि जो काम नहीं करेगा रात का खाना उसे नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हर काम करने को तैयार है, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, अर्थात हमने कहा हम तो तैयार है काम के लिए, बताइए क्या करना है। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब ये बोला गया कि बच्चों काम करो तो तनख्वाह भी मिलेगी तुम्हें। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की कि नहीं नहीं, तुम सब मिलके पानी मत डालो, वहाँ तो तुम बाढ़ ले आओगे। तो फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल दरी पर जमा थी, जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई, नाकों और खानों आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया, यानी वहाँ से निकाला गया, क्योंकि हमने चारों तरफ धूल ही धूल कर दी। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब हमने कहा कि चलो आंगन ही साफ कर लिया जाए। तो झाड़ू लगाने का निश्चय हुआ। झाड़ू चूंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, यानी कि सबने खींचातानी शुरू कर दी झाड़ू में और झाड़ू पूरा अलग अलग हो गया। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अर्थात हम सोचने लग गए कि अब हम काम कर रहे हैं तब भी ये परेशान हो रहे हैं, और जब हम नहीं करते थे तब भी ये परेशान होते थे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची की क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, तो किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने में डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, अर्थात सारे बच्चे वहाँ से भाग खड़े हुए।
इस धीमा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, अर्थात नौकर अब उनके लिए कम पड़ गए। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल आई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी, अर्थात अपनी जगह पर जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम लष्टपष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पतंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौनती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थीं। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़े। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी, अर्थात बच्चे भी तन कर खड़े थे कि भाई रात का खाना आज नहीं मिलेगा, इसलिए काम तो करना है। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब उन्होंने कहा चलो दूध ही धो लिया जाए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, अर्थात इसके पैर बांध दिए जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस तो झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। शाम साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल और हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया।
कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बांग में हकाई गई, माँ तमसा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अम्मा ने अब्बा ने क्या किया, सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यह लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो देखा बच्चों, पहले यही बोला गया कि बच्चे कुछ नहीं करते, हिलकर पानी भी नहीं पीते। जब उन्होंने शुरुआत की तो ऐसा धमाल मचाया कि बाद में यही ऐलान करना पड़ा कि अब बच्चे कुछ नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया यह अध्याय है जिसमें हास्य का पुट है। बताया गया है कि किस तरह बच्चे शैतानी करते हैं, नटखट होते हैं और थोड़ी परेशानी भी करते हैं। आइए लेखिका परिचय लेते हैं। तो प्रख्यात संवेदनशील कथा लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत के बदायूं जिले में 21 अगस्त 1915 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BA BH तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने मुख्यतः उपन्यास व फिल्म निर्माता विषय पर लेखन कार्य किया। दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, टेढ़ी लकीर, जिद्दी आदि इनके चर्चित उपन्यास हैं। एक कतर एक खूं इनका आलोचना दस्तावेज है। इन्हें उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उर्दू साहित्य की इस यशस्वी लेखिका का निधन 1991 ईस्वी में हो गया। चलिए पाठ पर आधारित शब्दार्थ लेते हैं। ये शब्द हैं उधम, हुड़दंग, हरगिज का अर्थ है किसी कीमत पर, फौरन, तुरंत, धीगा मुष्टि यानी कि धक्का मुक्की, विरोध, खिलाफ, और तरकारी का अर्थ है सब्जी, भूचाल, भूकंप। अब हम अभ्यास कार्यों के आते हैं बच्चों। पाठ से बातों बातों में मौखिक रूप से उत्तर देने। यहाँ पर को लकड़ियों से किसकी धुआंधार पिटाई शुरू कर दी गई? लकड़ियों से दरी की धुआंधार पिटाई शुरू कर दी गई। बाकी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दें। सही विकल्प चुने। किसके लालच में बच्चे सफाई करने में जुट गए? बाजरा, चावल, पानी, तेल। तो किसके लालच में बच्चे सफाई करने में जुट गए? पानी के लालच में। शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई कौन बढ़ती गई? भेड़े, मुर्गियां, भैंसे, बकरियां। तो सही विकल्प है और भेड़े। तो बच्चों अब इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। यहां से आप सही विकल्प चुनेंगे। लिखिए संक्षेप में। क दरी झाड़ने पर पूरे घर का क्या हाल हो गया? संक्षेप में लिखिए। दरी झाड़ने पर पूरे घर में धूल ही धूल हो गई थी। सबके सरों और आंखों में धूल चढ़ गई थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप विस्तार से। क कामचोर शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। कामचोर शीर्षक यह हमें यह समझाता है कि किसी को भी जीवन में कामचोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामचोर लोग जब काम करने पर आतुर होते हैं तो वो किसी काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए समय समय पर थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। किसने किससे कहा? क ए खुदा, ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। तो अम्मा ने अब्बा से कहा। तो बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे यहाँ पर आप। अगला प्रश्न है बच्चों, वाक्य अधूरे करो पूरे। क हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। ख अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। ग जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना खाने को नहीं मिलेगा। घ शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। अगला प्रश्न है क्रमानुसार लिखिए। क खांसते खांसते सब बेदम हो गए। अब यहाँ पर आपने सारी पंक्तियों को पढ़ना है और इनको क्रम के अनुसार लिखना है। कौन सा वाक्य पहले घटित हुआ था वो लिखेंगे। तो सभी को पढ़िए और उनकी घटनाओं के आधार पर आप स्वयं लिखिए। चलिए भाषा बोध पर आ जाइए अब।
तो रंगीन शब्दों के विपरीतार्थक लिखकर वाक्य पूरे करो। झाड़ू चूंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार अनेक। तो यहाँ एक का अनेक आ जाएगा विलोम शब्द। खो, क्या उचित है और क्या अनुचित। उचित का अनुचित विलोम लिखेंगे। इस पर भली भांति विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए। गौ, अनेक महापुरुषों का कथन है कि अपने डैश से ही नहीं शत्रु से भी प्रेम करो। अपने मित्र से ही नहीं शत्रु से भी प्रेम करो। गौ, सूर्य डैश होते ही चहल पहल प्रारंभ हो गई और अस्त होते ही शांति। तो सूर्य उदय होते ही चहल पहल प्रारंभ हो गई और अस्त होते ही शांति। इयों सज्जनों का हृदय अत्यंत डैश होता है जबकि दुर्जनों का कठोर। अत्यंत सरल होता है जबकि दुर्जनों का कठोर। नौवां प्रश्न लेंगे। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तब वह संकर शब्द कहलाता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं में शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे फारसी जमा हिंदी से बना है शब्द बे जमा डोल, बेडोल। इसी तरह हिंदी और अंग्रेजी से बना है लाठी डंडों, तो लाठी डंडों। ठीक है। इसी तरह अंग्रेजी हिंदी से बना है सिनेमा और घर। तो इसी प्रकार बाकी शब्दों को आप बनाएं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का बोध होता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे बोलना, बोल, हमें सबके साथ मीठी बोली बोलनी चाहिए। बुद्धिमान, बुद्धि, हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे आप। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी आदि। यहाँ काला एवं लंबा विशेषण है तथा घोड़ा और आदमी विशेष्य हैं। विशेषण व विशेष्य के जोड़े बनाइए। हार्दिक, हार्दिक का विशेष्य आपका ये विशेषण है आपका हार्दिक, और इसका आप बनाएंगे हार्दिक सहानुभूति। ठीक है। तो इसको सहानुभूति के साथ इसका मेल कीजिए और बाकी का मेल आप स्वयं करेंगे। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। कथित भाषा में विभिन्न स्थानों पर वक्ता को कब रुकना है, कितना रुकना है और किस भाव से अपनी बात कहनी है, इन सब के लिए लिखित भाषा में प्रयोग किए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम। विराम चिन्ह लगाइए। ए खुदा के बाद आप विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाएंगे। खुदा के लिए नहीं, नहीं के बाद अल्प विराम लगाइए, घर में बाढ़ आ जाएगी। इसके बाद पूर्ण विराम लगाइए। बाकी के वाक्यों में भी ऐसे ही विराम चिन्ह लगाइए। तो चलिए क्रियाकलाप पर आते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। आप कार्य को किस प्रकार करना पसंद करते हैं? काम को बोझ समझकर या आनंद पूर्वक? कोई भी कार्य भली भांति किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है? देखिए, अगर आनंद पूर्वक और सरल तरीके से आप कार्य करेंगे तो कार्य करने में आनंद भी आएगा और कार्य बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हर कार्य को करते समय जल्दबाजी ना दिखाएं, उसे आराम से करें, पूरे मन से करें। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों को पढ़ें और उनका उत्तर स्वयं दें। तो बच्चों, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप जो भी काम करते होंगे बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, है ना, और बच्चों की तरह नहीं करते होंगे। तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, अपने काम को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप हर काम को ध्यानपूर्वक करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।